तो वेलकम क्लास। शुरू करते हैं आज एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है ईसोफेजियल कैंसर। ठीक है, तो आपको इमेज में दिख रहा होगा ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस जिसका दूसरा नाम होता है फूड पाइप। तो यहाँ पे अगर कैंसर या ट्यूमर डेवलप हो जाए तो उसको बोलते हैं ईसोफेजियल कैंसर। ठीक है, तो ईसोफेगस के बारे में आपको पता होगा। ईसोफेगस कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से फेरिंग्स खत्म होता है वहां से लेके जहाँ पे अपना सिफोइड प्रोसेस होता है ना, सिफोइड प्रोसेस जो यहाँ पे होता है बिलो स्टर्नम, वहां तक ईसोफेगस जाता है। ठीक है, तो बात करें एक बार ईसोफेगस की। ये देखिए अपना इस टाइप का फूड पाइप होता है जी, बिल्कुल होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? फेरिंग्स खत्म और यहाँ पे होता है सिफोइड प्रोसेस। तो यहाँ फेरिंग्स और सिफोइड प्रोसेस के बीच में होता है अपना ईसोफेगस या फूड पाइप। ठीक है, तो जो अपर टू थर्ड पार्ट है ना, अपर टू थर्ड पार्ट, ठीक है, इसको बोलेंगे अपर टू थर्ड पार्ट में यहां पे ज्यादातर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं स्क्वेमस सेल। ठीक है, तो यहां पे जो कैंसर डेवलप होता है उसको बोलेंगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और जो लोअर वन थर्ड पार्ट है ना, यहाँ पे जो कैंसर होता है वे ज्यादातर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो कैंसर डेवलप होएगा उसको बोलेंगे हम एडिनो कार्सिनोमा। तो इसको हम बोलेंगे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और इसको हम बोलेंगे एडिनो कार्सिनोमा। ठीक है, देखो भाई, जो अपर टू थर्ड पार्ट होता है यहाँ पे स्क्वेमस सेल ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं और लोअर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ग्लैंडुलर सेल्स। ठीक है, तो जो अपर पार्ट में ज्यादातर जो कैंसर देखा जाता है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा टाइप देखा जाता है, और वहीं जो लोअर वन थर्ड पार्ट के अंदर जो कैंसर देखा जाता है वो एडिनो कार्सिनोमा होता है। अब इन दोनों में से बात करा जाए सबसे ज्यादा कौन सा देखा जाता है, तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेजियल कैंसर दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहली बात तो ठीक है, ये है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनो कार्सिनोमा की। देखो सबसे पहले स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, हम जो भी चीजें ओरली कंज्यूम करते हैं, सपोज करो हम गर्मा गर्म चाय हमने पी, ठंड का मौसम में गर्मा गर्म चाय पी, तो वो सबसे पहले ओरल कैविटी के बाद कहाँ जाती है? अपर इसोफेगस में। तो उसने गर्मा गर्म चाय ने क्या किया है? इसोफेगस लाइन को स्टिमुलेट किया। और हम अगर लंबे टाइम तक यही चीज रिपीट करते रहे तो अपनी इसोफेजियल लाइनिंग बार बार फ्रीक्वेंटली स्टिमुलेट होती रहेगी, जिससे क्या होगा? यहाँ पे कैंसर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मैंने केवल चाय का एग्जांपल लिया, आप इस चाय को रिप्लेस कर सकते हो स्मोकिंग से। स्मोकिंग नहीं तो एल्कोहल से तो कर ही सकते हो। तो एल्कोहल अगर कोई कंज्यूम करेंगे, एल्कोहल क्या करता है? अपनी म्यूकोजल लाइनिंग को स्टिमुलेट करता है, उसको इन्फिल्ट्रेट करता है, उसको इन्फ्लामेशन करने की कोशिश करता है, जिससे क्या होता है? बार बार स्टिमुलेशन होएगा, बार बार एल्कोहल पिएगा, बार बार स्टिमुलेशन होएगा, उससे क्या होएगा? यहाँ पे क्रोनिक टाइम पे यहाँ पे एक ट्यूमर डेवलप हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम लोअर एडिनो कार्सिनोमा का। तो लोअर एडिनो कार्सिनोमा का जो कारण होता है वो ज्यादातर गैस्ट्रिक कोज होते हैं, स्टोमक से रिलेटेड कोज, क्योंकि जो एडिनो कार्सिनोमा स्टोमक से नीचे वाला पार्ट है, यहाँ तो जो स्टोमक से बिल्कुल टच रहता है, तो स्टोमक के अंदर अगर फ्रीक्वेंटली गर्ड देखने को मिल रही है आपको, जीईआरडी मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, फ्रीक्वेंटली जीईआरडी होने लग रहा है, तो जीईआरडी में क्या होता है? जो स्टमक का कंटेंट है ना वो बार बार ही बाहर आता है। ठीक है, ईसोफेगस के रास्ते बाहर आने की कोशिश करता है, तो लोअर ईसोफेगस तक तो वो हमेशा आ जाता है। ठीक है, स्टमक की लाइनिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वे एसिडिक इस कंटेंट को झेल सकती है, लेकिन ईसोफेगस की लाइनिंग काफी सॉफ्ट होती है, तो बार बार जब एसिडिक कंटेंट आएगा उससे
ईसोफेजियल लाइनिंग के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होएगी, वहां पे इन्फ्लामेशन होएगी, वहां पे सेलुलर एडेप्टेशन होगी। तो बार बार सेलुलर एडेप्टेशन होने की वजह से ये नॉर्मल सेलुलर एडेप्टेशन अब नॉर्मल सेलुलर एडेप्टेशन में चेंज हो जाएगी। ये डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एनाप्लेजिया, ये सारी स्टेजेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ईसोफेजियल कैंसर। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो एडिनोकार्सिनोमा के एडिनोकार्सिनोमा का कोज मैंने क्या बताया, ड्यू टू फ्रीक्वेंट गर्ड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, फ्रीक्वेंट गर्ड की वजह से, बार बारी गर्ड होने की वजह से एसिडिक कंटेंट जब वो इसोफेगस में आएगा, उससे क्या होगा, इसोफेजियल लाइनिंग है ना, यहाँ पे सेलुलर चेंजेस हो जाएंगे। तो जो सेलुलर चेंजेस होते हैं ना, तो वो सेलुलर चेंजेस रूप ले लेते हैं बैरेट इसोफेगस का। ठीक है, क्या बताया मैंने, बैरेट इसोफेगस। ठीक है, तो सेलुलर चेंजेस हो जाते हैं, यहाँ पे बन जाता है बैरेट इसोफेगस। ठीक है, यहाँ पे बैरेट इसोफेगस हो जाता है। बैरेट इसोफेगस कुछ नहीं है भाई, सेलुलर चेंजेस हो गए हैं। क्यों हुए हैं, फ्रीक्वेंट जीईआरडी की वजह से। ठीक है, ये चीज। अब ये बैरेट इसोफेगस, ये सेलुलर चेंजेस है, ये अबनॉर्मल होएगा। तो अबनॉर्मल के अंदर सबसे पहला स्टेज है मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया के बाद ये चेंज हो जाएगा डिस्प्लेजिया में। डिस्प्लेजिया के बाद फाइनल स्टेज है एनाप्लेजिया, यानी कैंसर, यानी ट्यूमर। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एडिनोकार्सिनोमा का। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या थे, एक नॉर्मल सेल्स थे, नॉर्मल इसोफेगस के सेल थे, वहां पे बैरेट इसोफेगस हो गया। बैरेट इसोफेगस में मैंने जर्नल ऑन्कोलॉजी के अंदर बताया भी हुआ है, और जी और गैस्ट्रो के अंदर भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे हो गया मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया या बैरेट इसोफेगस एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये हो गया मेटाप्लेजिया या बैरेट इसोफेगस। उससे हो जाएगा डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया में कैसे हो जाते हैं सेल्स, ऐसे उनका स्ट्रक्चर वगैरह, फंक्शनल वगैरह चेंज हो जाता है इस टाइप के, और फाइनली वे कैंसर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज। ठीक है, ये था आपका एडिनोकार्सिनोमा। ओके, अब हम बात करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का पैथोफिजियोलॉजी। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के बारे में सबसे पहली चीज तो ये क्या है कि मोस्ट कॉमन टाइप का ओरल कैंसर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। देखिए, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये स्क्वेमस सेल से ओरिजिनेट होते हैं। सबसे पहली बात तो ये ओरिजिनेट होता है स्क्वेमस सेल से, वे स्क्वेमस सेल जो इसोफेगस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्क्वेमस सेल से ओरिजिनेट हुए। ठीक है, तो बार बारी, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, क्रोनिकली अगर कोई पर्सन एल्कोहल, हॉट बेवरेज, टोबैको, या एक कंडीशन होती है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसका नाम होता है एक्लेशिया। एक्लेशिया, ठीक है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जहां पे डिस्फेजिया हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी बताते हैं। तो इन सभी कारण होने की वजह से दीज आर द रिस्क फैक्टर। क्या क्या है रिस्क फैक्टर के अंदर, अगर पर्सन एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, पर्सन हॉट बेवरेज ले रहा है,
पर्सन टोबैको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें होने की वजह से क्या हुआ है, टोबैको, ठीक है, इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ है, डैमेज हो गई है, डैमेज इन स्क्वेमस एपिथेलियल लाइनिंग, जिससे यहां पे क्या हो गया है, डिस्प्लेसिया। और ये डिस्प्लेसिया अपने को पता है कन्वर्ट हो जाता है एनाप्लेसिया में। ये हो गया मेटाप्लेसिया, पहले मेटाप्लेजिया हुआ, फिर डिस्प्लेजिया और फाइनली एनाप्लेजिया। ये था आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इसोफेजियल कैंसर। अब बात करते हैं हम इसके क्लिनिकल फीचर्स। ये सबसे पहले इटियोलॉजी की, हम बात करते हैं इटियोलॉजी की। देखिए, इटियोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे स्मोकिंग, ठीक है। पर्सन कंज्यूम कर रहा है स्मोकिंग, स्मोक कर रहा है, पर्सन ले रहा है एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, स्मोकिंग। और खास बात है दोनों ले रहा है तो रिस्क और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर्सन ने कभी ली है रेडियोथेरेपी, जिसके दौरान इसोफेजियल लाइनिंग को डैमेज हो गया है, ठीक है। पर्सन है के अंदर है ओबेसिटी, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बनता है, ओबेसिटी। पर्सन कंज्यूम करता है हॉट बेवरेजेस, ठीक है। पर्सन कंज्यूम करता है एक पान बोलते हैं, बीटल नट, जिसको बीटल नट, या मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है पान मसाला। पर्सन कंज्यूम करता है पान मसाला। अगर पर्सन सफर है फ्रीक्वेंट जीईआरडी से, ठीक है, तो भी एक रिस्क फैक्टर बनते हैं ईसोफेजियल कैंसर होने के। अगर पर्सन के अंदर है एक्लेजिया, अब ये एक्लेजिया क्या होती है, सबसे पहली बात तो ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसके अंदर दो चीज देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले तो लैक ऑफ पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, और सेकंड क्लोज कार्डियक स्पिंटर, ठीक है, क्लोज कार्डियक स्पिंटर। देखिए, ये आपका ईसोफेगस है, ईसोफेगस के अंदर दो स्पिंटर होते हैं। अपर ईसोफेजियल स्पिंटर को बोलते हैं क्रीकोफेरेंजियल स्पिंटर, लोअर वाले को बोलते हैं कार्डियक स्पिंटर, ठीक है। जो अगर लोअर स्पिंटर क्लोज हो जाए और वहां पे पैरास्टेलिसिस मूवमेंट भी ना हो, पैरास्टेलिसिस मतलब फॉरवर्ड मूवमेंट होती है खाने की, तो अगर ये दोनों कंडीशन हो जाए न्यूरोलॉजिकल कोजेस की वजह से यहाँ पे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एक्लेजिया। और एक्लेजिया भी एक रिस्क फैक्टर है कैंसर डेवलप होने का। हाँ, उसके बाद एक रिस्क फैक्टर है मेल्स। ऐसा कहा जाता है कि ईसोफेजियल कैंसर ज्यादातर मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ज्यादातर भी कितना, 3:1। अगर 4 पेशेंट है, 4 में से 3 तो मेल होंगे, एक फीमेल। और मेल भी कौन से, ओल्ड एज वाले,
ठीक है, ओल्ड एज वाले मेल्स के अंदर ये ज्यादातर प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर पर्सन कंज्यूम करता है हॉट एंड स्पाइसी फूड, ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो इनफ रिस्क फैक्टर आपके हो चुके हैं। डायरेक्ट देखो कोई भी कोज नहीं है, सभी के सभी रिस्क फैक्टर है इसके। ओके, अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर की मैं बात करूंगा। देखो ये इसोफेगस है आपका, ठीक है, यहां पे एक ट्यूमर है। तो क्लिनिकल फीचर डिपेंड करते हैं ट्यूमर के साइज के पे। जितना ट्यूमर का साइज बढ़ेगा उतने ही प्रोमिनेंट क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। ट्यूमर का साइज कम है, कोई क्लिनिकल फीचर नहीं। जैसे जैसे ग्रो होगी तो ये ग्रो होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आएगी इसोफेजियल इसोफेगस के अंदर, ठीक है, फूड पाइप के अंदर, जिससे क्या होएगा, पेशेंट को सबसे पहले खाना निगलने में परेशानी होगी। ठीक है, पहले सपोज करो ये आपका इसोफेगस है, ठीक है, यहां पे है आपकी स्टमक, मान लो ये है स्टमक, ठीक है। तो हमने मान लेते यहां पे ट्यूमर है, ये ट्यूमर है। तो ये ट्यूमर जैसे जैसे ग्रो होएगी इसका साइज बढ़ के फिर हो गया इतना, ठीक है। अब इतना हो गया तो इतना नैरो रह गया, तो उससे क्या होएगा, इस पेशेंट के अंदर डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले तो पर्सन से सॉलिड फूड नहीं खाया जाएगा, फिर सॉलिड फूड को छोड़ के पर्सन क्या करेगा, फ्लूइड्स लेने लग जाएगा। तो फिर उसके बाद ये ट्यूमर और ग्रो होएगी, तो इतनी ज्यादा ग्रो हो गई। उस टाइम पे क्या हुआ, अब पर्सन से लिक्विड फूड भी नहीं खाया जा रहा, ठीक है। तो पेशेंट बिल्कुल प्लेन डाइट खा जाएगा, पानी पानी पे आ जाएगा, फिर पानी भी नहीं पिया जाएगा। तो यानी कहने की बात है पेशेंट के अंदर प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया देखने को मिलेगा। किसके अंदर, इसोफेजियल कैंसर के अंदर। ये प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया क्यों हो रहा है, जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो हो रही है प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होने लग रहा है। प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, और इसको करो आप हाईलाइट। सबसे पहला क्लिनिकल फीचर है प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, ठीक है। पहले सॉलिड नहीं खाए जाएंगे, फिर लिक्विड भी नहीं खाया जाएगा, फिर पानी भी नहीं पिया जाएगा। ये लगातार धीरे धीरे अपना डिस्फेजिया बढ़ने लग रहा है। दिस इज प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। उसके बाद फिर पेशेंट को पेन भी देखने को मिलेगा खाने के टाइम पे, निगलने के टाइम पे, यानी ओडाइनोफेजिया, यानी पेनफुल स्वेलोइंग, जिसकी वजह से साथ में और भी बहुत सारे फीचर आएंगे, जैसे पेशेंट को नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, ये सारे छोटे मोटे क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। और खाना नहीं खाएगा तो पेशेंट के अंदर वेट लॉस भी होएगा, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस भी होएगा, क्योंकि पानी भी नहीं पी रहा है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे ट्यूमर ग्रो होएगी तो पेशेंट को पेन भी स्टार्ट हो जाएगा। और पेन कहाँ स्टार्ट होएगा, स्टर्नम के नीचे, जहां पे इसोफेगस है या जहां पे ट्यूमर है। ठीक है, सबस्टर्नल पेन अगर है एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, तो सबस्टर्नल पेन स्टार्ट होगा। सब मतलब नीचे, स्टर्नल माने स्टर्नम के नीचे पेन स्टार्ट हो जाएगा। और अगर है पेशेंट को अगर पेशेंट को अपर पार्ट के अंदर ट्यूमर है
तो वहां पे पेशेंट के अंदर हिस्ट्री मिल सकती है। जैसे सपोज करो अगर पेशेंट को यहाँ पे ट्यूमर है तो ट्यूमर ने रास्ता रोक दिया, तो पेशेंट जो भी खाना होगा वो खाना नीचे तो जाएगा नहीं, तो ये वापस से बैक रिबाउंड इधर उधर जाएगा। तो यहीं पे इसके आगे ही एक एयरवे होता है, यानी ट्रैकिया होता है, तो ट्रैकिया के अंदर चले जाएगा। तो पेशेंट के अंदर यहाँ पे एस्पिरेशन के सिम्टम्स दिखेंगे, फूड एस्पिरेशन, ठीक है। और यहाँ पे पेशेंट को हार्टबर्न भी देखने को मिलेगा। हार्टबर्न को बोलते हैं हम पायरोसिस या हार्टबर्न, क्योंकि पेशेंट को फ्रीक्वेंट जीईआरडी की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं लोअर इसोफेगस में, तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। ये थे क्लिनिकल फीचर। अब हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी, सॉरी डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस तो सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में हम पास्ट, प्रीवियस, मतलब पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, डाइटरी हिस्ट्री, ईटिंग हैबिट, सब कुछ की हिस्ट्री ले लेंगे और साथ में पूछ लेंगे पेशेंट से क्लिनिकल फीचर्स के बारे में कि इन ऊपर अब कोई भी क्लिनिकल फीचर पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है या नहीं, ठीक है। सारी की सारी हिस्ट्री पेशेंट से हम ले लेंगे। पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, फूड हैबिट, फैमिली हिस्ट्री, डायग्नोसिस वगैरह सब कुछ हम कर लेंगे यहाँ पे, ओके। उसके बाद हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम चेक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे, अगर इनिशियली बात करा जाए, इनिशियली स्टेजेस के अंदर सबसे पहले हम कराएंगे बेरियम स्वेलो एक्सरे। हम क्या करेंगे, पेशेंट को बेरियम स्वेलो कराएंगे और उसके बाद पेशेंट का एक्सरे उतार लेंगे। बेरियम स्वेलो कराएंगे। बेरियम की एक क्वालिटी होती है, बेरियम एक मेटल होता है जो रेडियो ओपेक होता है, यानी उसके अंदर से एक्सरेज, रेडियो वेव्स पास नहीं हो पाती। एक्सरेज भी एक रेडियो वेव है, ठीक है। एक्सरेज पास नहीं हो पाती तो एक इमेज बन जाती है। तो ये बेरियम क्या करता है, जहां जहां से जाता है ना पूरी बॉडी के अंदर चिपकता चला जाता है, तो यहाँ पे अलग से ट्यूमर की इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम एक्सरे उतार लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले करते हैं इनिशियली। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो यहाँ पे करते हैं एंडोस्कोपिक बायोप्सी। ये क्या है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड कंफर्मेटरी टेस्ट। क्या है, एंडोस्कोपिक बायोप्सी। एंडोस्कोपी करेंगे, उसके साथ साथ उससे बायोप्सी लेंगे। एंडोस्कोपिक बायोप्सी। उसके बाद हम अदर टेस्ट कर सकते हैं, जैसे सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन से हम क्या पता लगते हैं, हमारे को सीटी स्कैन से पता लगता है पेशेंट के कैंसर की स्टेज, ठीक है, कि पेशेंट का ये कैंसर का किस स्टेज में है। उसके बाद हम दूसरा टेस्ट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं पेट स्कैन, पोजिट्रोन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है। पेट स्कैन से अपने को पता चलता है कि कैंसर मेटास्टेसाइज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, पेट स्कैन से। उसके बाद हम कर सकते हैं एमआरआई, ठीक है, बस इनफ है, ओके। दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की।
सर्जिकल मैनेजमेंट देखो, सर्जिकल मैनेजमेंट सबसे पहले तो ये सर्जरी हमेशा अर्ली स्टेज पे प्रेफर किया जाता है। अगर कैंसर अर्ली स्टेज पे है, ईसोफेजियल कैंसर, केवल मैं ईसोफेजियल कैंसर की बात कर रहा हूँ, अगर ईसोफेजियल कैंसर अर्ली स्टेजेस पे है यानी मेटास्टेसाइज अभी नहीं हुआ है, अभी लोकली ही है, तो हम सबसे बेस्ट मैनेजमेंट अपने को माना जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ईसोफेगस को निकाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहली सर्जरी होती है ईसोफेजेक्टमी, ठीक है, यानी सर्जिकल रिमूवल ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, ये है एक टाइप का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अर्ली स्टेजेस के अंदर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ईसोफेगस को निकाल देना, ठीक है। ओके, उसके बाद निकाल के यहां, उसके बाद अगला क्या कर सकते हैं हम, सेकंड है ईसोफेगो गैस्ट्रोस्टोमी। ईसोफेगो गैस्ट्रोस्टोमी यानी ईसोफेगस को अब जो पार्ट का ईसोफेगस का हमने कट किया है उसको आपस में चिपका देना है। भाई इसका मतलब क्या है, जो मैंने बताया है, ये ईसोफेगस था और यहां पे था आपका स्टोमक, ठीक है, यहां पे ट्यूमर था। हमने क्या करा, यहां से कट कर दिया इसको। कट करके ऐसे तो है नहीं कि छोड़ देंगे, हमने इसको एनास्टमोसिस करना होगा, इसको इससे चिपकाना होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं ईसोफेगो गैस्ट्रोस्टोमी, ठीक है। ईसोफेगस को स्टमक से चिपका देना, यानी सर्जिकली हम क्या करेंगे, ईसोफेगस को स्टोमक से चिपका देंगे, यानी सर्जिकल एनास्टमोसिस ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगो मतलब ईसोफेगस, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, टू स्टमक। बस जो सीधी बात है भाई, जहां पे ट्यूमर थी उस पार्ट को निकाल दो और रिमेनिंग पार्ट को स्टमक से चिपका दो, बस खत्म। ये था आपका सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर इन द केस अगर कैंसर मेटास्टेसाइज हो चुका है, आसपास फैल चुका है, तो हम करेंगे, देंगे बच्चे को कीमोथेरेपी इफ मेटास्टेसाइज्ड, ठीक है। और साथ में हम दे देंगे रेडियोथेरेपी, ठीक है, साथ में हम दे देंगे रेडियोथेरेपी, ठीक है। ये चीज, ये थे आपके मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपने को मेंटेन करके रखनी है, यहाँ पे प्रायोरिटी क्या है, मेंटेन एयरवे, ये अपनी है प्रायोरिटी, दिस इज द प्रायोरिटी थिंग, कि पेशेंट को ईसोफेगस के अंदर कैंसर है, वो अपर एयर ईसोफेगस में भी हो सकता है, तो यहाँ पे कभी भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो अपनी प्रायोरिटी क्या है, पेशेंट की रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना है अपने को, ठीक है। और साथ में सेकंड प्रायोरिटी है, इस पेशेंट को प्रिवेंट करना है एस्पिरेशन से। अगर पेशेंट के अपर ईसोफेगस के अंदर ट्यूमर है तो पर्सन को हाईली रिस्क है कि वो एस्पिरेट ना कर जाए, तो अपने को एस्पिरेट करने से बचाना है। कैसे बचा सकते हैं हम,
पेशेंट को खाना खाते टाइम पे हाई फाउलर पोजीशन में, और अगर पेशेंट अच्छे से खा नहीं पा रहा है तो ट्यूब फीडिंग करा दो, बेवजह रिस्क लेने का जरूरत नहीं है। सेकंड प्रायोरिटी ये है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, ये है आपकी सेकंड प्रायोरिटी। उसके बाद हमने न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करना है, जिसके अंदर अगर पेशेंट अगर ओरली ले पा रहा है तो अपने को वही हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देनी है, अगर ओरली ले पा रहा है तो। ठीक है, और अगर नहीं ले पा रहा है तो आरटी फीडिंग स्टार्ट कर देनी है, और आरटी भी फीड नहीं हो पा रही है, आरटी भी अंदर नहीं जा पा रही है, तो पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देना ये चीज। और हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, पेशेंट की पैलिएटिव केयर कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। ये था आपका इसोफेजियल कैंसर। थैंक यू।